सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे गिरती मईशत और नून लीग की बेहिस सियासत पर और इमरान खान ने किसको खबरदार कर दिया। अच्छा नाज़रीन, सियासत हो, मईशत हो या फिर अदालत, हर मैदान में इस वक्त एक ही जंग चल रही है और हैरत इस बात पर है कि इस नाजुक वक्त में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को होना चाहिए, वाशी मसलों को सुलझाने के लिए वज़ीर ख़जाना को पाकिस्तान में होना चाहिए था, मगर ना तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है ना वज़ीर ख़जाना यहाँ पर है। इस बात पर भी हैरत है कि ऐसे नाजुक वक्त में वज़ीर आज़म काबीना अराकीन समेत लंदन चले गए। क्यों चले गए? क्या इनसे मईशत नहीं संभल रही या फिर सियासत भी डूबती हुई दिखाई दे रही है इनको? क्या PTI की हुकूमत गिराना महंगा पड़ गया? अब परेशान है कि क्या हो गया? इस सारे सवालात का जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि साजिश कामयाब अगर हो गई तो मईशत डूब जाएगी। अच्छा, अब नवाज लीग और पीपल्स पार्टी इस बात पर बड़े खुश हैं कि जी न्यूट्रल रहने से तो जमहूरियत चलती रहेगी और हमने जमहूरी तरीके से इमरान खान को निकाला है। क्या कहेंगे? जिस तरीके से इमरान खान को निकाला है वो तो आपके सामने ही है और आपने देखा ही है कि किस तरह से लोग जो हैं उनकी वफादारियां रातों रात तब्दील हुई। 22 लोग जो है उनको सिंध हाउस में जाके कैद कर दिया गया, उनको पैसे दिए गए, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की गई। उसके बाद जो BAP और MKM जैसी पार्टियां जो हैं वो निकली और वो जाके दूसरे कैंप में चली गई। तो ये कहानी कि वो कहाँ, कैसे, कब और कैसे फैसले हुए वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि सामने आ ही रही है और काफ़ी हद तक आ ही जाएगी। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है जो आपने अपने इंट्रो में शुरू में बात कही है, देखिए पाकिस्तान है तो फिर बाकी सारी बातें उसके साथ हैं। आपकी सियासत भी तभी है जब पाकिस्तान है, आपकी नौकरियां भी तभी हैं जब तक पाकिस्तान है, आपकी TV भी तभी है जब तक आप जो है वो पाकिस्तान है। तो सबसे पहले हमें मुल्क का सोचना चाहिए। हालात ये हो गए हैं कि पिछले 9 दिनों में 13 रुपया जो रुपया है वो अपनी कीमत खो चुका है डॉलर के मुकाबले में, यानी डॉलर 13 रुपया महंगा हो गया। स्टॉक मार्केट 3300 पॉइंट क्रैश कर गई। जो आपकी इस वक्त इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो 0 पे चला गया है। रोशन डिजिटल अकाउंट से लोग पैसे निकालना शुरू हो गए हैं। तो मुझे आप बताइए, आज मुझे पता चला है कि कैमरा ने तमाम टेलीविजन चैनल्स को ये इंस्ट्रक्शंस तो नहीं जारी की, उन्होंने फ़ोन करके दरख्वास्त की है कि श्रीलंका की खबरें पाकिस्तान में ना दिखाएं। अब मुझे आप बताइए, इस इंफॉर्मेशन के दौर में क्या इस तरह से मुल्क चल सकते हैं या इस तरह से हो सकता है कि आप लोगों को कंपैरिजन से रोक दें और कहें कि अल्लाह सब कुछ चल रहा है, या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर दबा लें और कहें कि कोई खतरा तो है ही नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान को ये जो इमरान खान को निकालने का रजीम चेंज ऑपरेशन है ये बहुत महंगा पड़ा। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी, सियासी और समाजी बहरान पैदा हो गया। आप मुझे बताइए, इस वक्त ना सियासत इनके कंट्रोल में है, ना मईशत इनके कंट्रोल में है, और जो डिवीजन है सोसाइटी के अंदर वो इतनी बढ़ गई है कि उसका कोई हिसाब किताब ही जो है वो नहीं रहा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो हालात। जी, आपने आखिरी बात जो कि वो ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती। अच्छा फवाद, ये आप लोग इनको इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं जब से ये लोग आए हैं, तो अब तो ये हुकूमत फ़िलहाल लंदन एक्सपोर्ट हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी मखसूस काबीना के साथ लंदन में मौजूद हैं। तो अब ये जो फ़ैसले भी वहाँ से इम्पोर्ट होकर आएंगे, नवाज शरीफ से मईशत की बहाली के मशवरे लेने गए हुए हैं। अब 2-3 चीज़ें जहन में आती हैं फवाद सब के, कि एक तो चीज़ है कि वज़ीर आज़म बन के भी शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मशवरे लेंगे, यानी इस हद तक कमज़ोर है। दूसरी बात ये कि अब ये मशवरे लेने गए हैं क्या अहकामात लेने गए हैं, फैसले वहां से इंपोर्ट होकर आएंगे? देखिए, अभी तो लग रही रहा है कि अहकामात देने वहां पे गए हैं
और शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, जो नैरेटिव था, वो तो पिट गया। इन्होंने एक, अगर आपको याद हो, 1 महीना पहले जियो में और जंग न्यूज जो है उसमें सर्वेज आते थे कि इमरान खान तो बड़े अनपॉपुलर हो गए हैं, इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई है, महंगाई बड़ी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल। और ये सर्वेज जो है वो गैलप वाले करके इनको दे रहे थे। एक सर्वे का जो सैंपल साइज था वो 63 लोग था। अंदाजा लगा ले कि किस किस्म के सर्वे ये कर रहे हैं। अच्छा, अब उन सर्वेज की बुनियाद के ऊपर ये मीडिया में एक परसेप्शन डेवलप की गई कि इमरान खान तो बड़े अनपॉपुलर हैं और अगर उनको इस तरह से रिप्लेस कर देंगे तो कुछ होगा ही नहीं, पाकिस्तान में तो बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। और पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ तो लोग जो है वो है ही नहीं, सारी सोसाइटी तो करप्ट है, इसलिए करप्शन के खिलाफ तो लोग है ही नहीं। ये 2-3 चीजें हैं जिनके ऊपर एक बयानिया एक बनाया गया और उसके बाद उसको सेल किया गया। अब वो जब बयानिया वो सेल तो हो गया, उसके नतीजे में जो तब्दीली आई है वो उल्टी पड़ गई है। इस वक्त पाकिस्तान में हर शहर, कस्बा, गली उसमें इमरान खान का नारा गूंज रहा है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर का नारा गूंज रहा है। लोग जो हैं वो इनसे नफरत कर रहे हैं। और सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान में इस किस्म की फिजा सियासत में तो मैंने देखी नहीं है कि किस तरह से लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं एक सॉवरेनिटी के साथ और अपनी आज़ादी के लिए उनका क्या जज्बा है। इस तरह की तो कभी फिजा पहले देखी नहीं। अच्छा, बल्कि फवाद मैं ये एक दिन सोच रही थी कि लोग तख्त पे बैठ के बड़ी इज्जत कमाते हैं, ये इमरान खान साहब तख्त से उतर कर यानी उस कुर्सी से उतर कर ज़्यादा मेरे ख्याल से बावकार हो गए और उनका रुतबा मजीद बढ़ गया कौम की नज़र में। इमरान खान तो देखिए इमरान खान है, मैं अभी जो है वो बाहर बैठ के खाना ही नहीं खा सकता। इतने लोग सेल्फीज के लिए आते हैं, इतने लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और इतनी जो मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि इतनी दुआएं देती हैं जो बूढ़ी खवातीन हैं, हमारी बहनें, इतना ज़्यादा रिस्पांस खवातीन की तरफ से स्पेशली इतना रिस्पांस बड़ा कम होता है। सियासत में इतनी उनकी दिलचस्पी नहीं होती, ज़्यादा से समझा जाता है। लेकिन अभी तो फैमिलीज का, बच्चों का, आप देखो ना जलसा होता है, कितने लोग कितने दूर से पैदल चल के आ रहे होते हैं उस जलसों में। बच्चे जो हैं वो वहाँ पे आ रहे होते हैं। और अब जेलम मटक जैसी जगहों के ऊपर इतनी खवातीन बाहर आई, इतने फैमिलीज बाहर आई, हमने तो ये खुद भी नहीं सोचा था कि कभी इस किस्म का रिस्पांस जो है वो होगा। बस ये उनकी अपनी लीडर से मोहब्बत है, ये जज्बा है जो उनको वहाँ पर ले आता है। अच्छा फवाद, लंदन से खबर ये भी आई है कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी और शहबाज और हमजा के खिलाफ FIA अब पैरवी नहीं करना चाहती है। हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर भी तब्दील कर दी है। इस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये NRO का बाकायदा आगाज़ हो गया, ये NRO ही है जिसका आगाज़ हुआ चाहता है? देखिए, इशू ये है कि जो नवाज शरीफ के इस वक्त जो इनका मॉडल है ना केसेस का, वो यही है कि NRO 2 जो इमरान खान बार बार बात करते थे वो क्या था। तो NRO 2 यही था कि ये कह रहे थे कि जो हमारे केसेस हैं उनमें हमें रिलीफ दें। अब इनके ऊपर इस वक्त 45 अरब रुपए के 16 केसेस हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में पेंडिंग है। अच्छा सदफ, अब ये जो 45 अरब रुपया है ना, ये तो हमें पता है, ये तो इसकी तो एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक चीज जो है वो हमारे सामने है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मसलन जो इनकी लंदन की जो अकेली प्रॉपर्टीज है, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, इनकी अकेली कीमत ही अरबों रुपया है। वो इस वक्त पाकिस्तान में अंडर डिस्कशन नहीं, अंडर लीगल स्क्रूटनी नहीं है। इसके साथ इनकी जो अभी भी अगर आप देख रहे हो वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा जो इनके ऑफिसेज हैं, हसन नवाज और ये इनके जो इनकी जद्दा में जायदादें हैं, जो इनकी UK में हैं, वो तो पाकिस्तान में नहीं हमें पता। सो लिटरली इस वक्त तकरीबन इनके पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीज हैं, अरबा रुपया, जिसका मुझे आपको पता नहीं है। हाँ, 45 अरब रुपए के केसेस इनके और 5000 करोड़ रुपए के केसेस जरदारी के। ये पाकिस्तान में हमें पता है कि ये इन्होंने इतना पैसा जो है वो लीगली हमें पता है, काउंटेड फॉर, हमें पता है कि ये इनका पैसा, ये चोरी का पैसा इनके पास है।
अब वो केसेस जो हैं उनको वो चाहते हैं कि वो हम स्पॉट फ्री जाएं। अब आप देखिए कि शहबाज शरीफ अपनी वज़ीर-ए-आज़म का हलफ नहीं लिया था उन्होंने, उससे एक दिन पहले डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेशन टीम के थे उनको चेंज कर दिया, उसके बाद बाकी टीम चेंज हो गई, आज लॉयर भी चेंज हो गया, लॉयर भी अपनी मर्जी का। मतलब आप जिस तरह सदर के मैंने आप पे केस किया, आपने मेरे पे केस किया है और आपका वकील भी मैं ही कर लूं, ये हुआ है पाकिस्तान में कि वो खुद ही अपने वज़ीर आज़म बन गए हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम लगा दी, अपने ही वकील कर दिया है। अब अगर इसके ऊपर भी अदालतें खामोश रहती हैं तो फिर पाकिस्तान के लोगों का जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उससे घबराना बनता है, और क्या करें। ठीक है। अच्छा फवाद, मुत्तहिदा हुकूमत जो कहती थी कि जी इमरान खान से डॉलर की कीमत नहीं कंट्रोल हो रही और महंगाई को बुनियाद बनाई थी ना सबसे पहले जब इन्होंने इत्तेहाद बनाया था पीडीएम, फिर अब ये इनके अपने जो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वो कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत और IMF के दरमियान होने वाला जो मुआहदा है उसके चुंगल से निकलेंगे तो ही डॉलर नीचे आएगा। तो पहले तो ये इमरान खान साहब को अवाम के ऊपर अजाब समझते थे महंगाई की वजह से, ख़ास तौर पे कि बेचारी अवाम, उनको रोटी नहीं मिल रही, बेचारी अवाम महंगाई में पिसती हुई अवाम। फिर ये आ गए, इमरान खान से इन लोगों ने निजात दिलवा दी बकौल इनके हुकूमती कुर्सियों पे बैठे हुए, अब ये कह रहे हैं कि जी वो आपका जो मुआहदा था उनके साथ उसके चुंगल से निकलेंगे। ये क्या मतलब बड़ा आसान होता है दूसरे पे मलबा फेंक देना? देखो ये तो आपको याद होगा कि जब ये IMF के बाद हमने पेट्रोल की और इनकी कीमतों का आ रहा था तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हम 1 रुपया भी कीमत नहीं बढ़ाने देंगे, और असल में हुकूमत को, हमें अगर हुकूमत मिलेगी तो हम 27 रुपया कम कर देंगे कीमत। आप मिफ्ता साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अभी एक और बड़ा अच्छा उनके यही थे उन्होंने बना दिया मिफ्ता इस्माइल का, मिफ्ता वर्सेस मिफ्ता वो एक चल रहा है सोशल मीडिया पे बड़ा जबरदस्त, अगर आप क्लिप चलाएं उसमें जो मिफ्ता साहब की जो सारे गुफ्तगू थी और जो था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, असल में ये सारा मैंने जैसा आपको बताया कि एक साजिश का हिस्सा था जिसमें लोगों को ये मीडिया हाउस स्पेशली ये जंग जो ग्रुप वगैरह को साथ मिला के ये बताना मकसूद था कि इमरान खान बड़े अनपॉपुलर हैं और अगर इनको फारिग करते हैं तो कुछ यहाँ पे पता भी नहीं हिलेगा। और ये जो सारी एक इनका ख्याल था इन्होंने कर दिया, अब फंस गए। जब हम पहले इमरान खान 2018 में जब हम हुकूमत हमने बनाई थी उस वक्त भी हम लोगों ने ये बात महसूस की कि पाकिस्तान को तो ये बैंकरप्सी के दहाने में छोड़ दे रहे। अब फिर ये जो अभी आपने देखा है 1 महीने के अंदर जो इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उससे लोगों के कानों को हाथ लग गए हैं। और अभी और जो मसाइल आ रहे हैं, देखो अभी इस वक्त पंजाब में खरीफ की फसल के लिए पानी नहीं है, तो आपकी एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाएगी। गंदों की प्रोक्योरमेंट पूरी नहीं हो रही, आपके यहाँ आटे का क्राइसिस आ जाएगा। तो अभी तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें ये कर गए हैं कि जिससे बहुत मसाइल होंगे हमें आगे आने में। ठीक है। अच्छा फवाद, बकौल आसिफ अली जरदारी साहब के कि उनकी नवाज शरीफ से बात हुई है और नए इलेक्शन जो है इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही करवाए जाएंगे, तो अब आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी PTI की? तो इनसे पहले तो पूछे ना कि इंतखाबी इस्लाहात है कौन सी जो आप चाहते हैं। अभी तक ये बार बार मैंने टर्म सुनी है कि इंतखाबी इस्लाहात, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात क्या है जो ये चाहते हैं? अभी तक तो हमने ये देखा है कि वो एक जो लोटे हैं पेशावर से नूर आलम खान, उनका एक बिल आया है जिसमें वाहिद इंतखाबी इस्लाह ये की गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट के हक से महरूम कर दें। अगर ये इंतखाबी इस्लाहात है तो इनसे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी सोच क्या है और ये आगे कैसे चलना चाहते हैं। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला सिर्फ ये इलेक्शन डिले करने के लिए, जरदारी साहब की तो मौज लगी हुई है ना। जरदारी साहब को तो देखे ना कोई फैसले में, मुश्किल फैसले में पड़ रहे हैं ना कुछ, वो वजारतें एंजॉय कर रहे हैं। नून लीग जो है वो मेन क्रिटिसिज्म भी वो ले रही है, फैसले भी इकोनॉमिक जो है जाहिर है उन्होंने करने हैं, तो उनको तो मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थू ग्रुप है इस वक्त पीपल्स पार्टी, तो उनको तो सूट करता है इलेक्शन नहीं हो। लेकिन देखना ये है, आपने और हमने ये देखना है कि जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। इस सिचुएशन में ये मुल्क 6, 7, 8 महीने चल सकता है? आंसर इज नो। द वे थिंग्स आर, जहाँ पे ना कोई आप पंजाब का सूबा जहाँ पे 62% पॉपुलेशन है आपकी,
उसका ना गवर्नर है, ना कैबिनेट है, वजीर आला को ना स्पीकर मानता है, ना प्रेसिडेंट मानता है, ना गवर्नर मानता है। एक अजीबो गरीब किस्म का ये एक मरबूबा बन गया है जिसका ना सर है ना पैर है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और बस अब क्या कहें, हमारे लोग कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, तो अब क्या करना चाहिए। अच्छा, ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो जानिबदारी है उस पर तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात कहूँ तो गलत नहीं होगा, मगर वो इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है फवाद। तो इस मामले का फिर दूसरा हल क्या है? अगर वो भी इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है, आप लोगों को भी उनसे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर सोलूशन क्या है? एंड में तो बात सोलूशन की तरफ जाती है ना कि हल क्या है? देखिए, इस्तीफ़ा तो ये देंगे, देता कौन है, लेना ही पड़ता है। अभी इंशाल्लाह आप अच्छा, आपको यकीन है कि देंगे? नहीं, मैंने कहा देता कौन है, लेना ही पड़ता है इस्तीफा। इंशाल्लाह ले लेंगे। ये 20 तारीख को जरा अनाउंस हो जाने दें, जरा ये हमारा पीएम जो अनाउंस कर रहे हैं लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च, ये इसको जरा अनाउंस हो जाने दें, फिर ये सारे इस्तीफे देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देता कोई नहीं, लिया जाता है, यानी इस्तीफा ले लिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? ले लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा फवाद, सदर पाकिस्तान ने साजिश की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को जो ख़त लिखा है और डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर भी अपील की है, कर दी है, तो उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ को कि ये अदलिया इन दोनों मामलात को देखेगी? देखिए, अदलिया का फर्ज बनता है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे बड़ा ऑफिस है पाकिस्तान का। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस को कह रहे हैं और चीफ जस्टिस को जाहिर है कि उनको तकरीम देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए और उनको जो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, उनको पहले ही बना देना चाहिए था, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन। ये एलिगेशन ये है, मुल्क के वजीर आज़म का और मुल्क के सदर का ये कहना है कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है जिसके जरिए हुकूमत बदली गई है। अब इससे बड़ा एलिगेशन क्या होगा? तो जुडिशरी उसकी तहकीकात करे, तो जाहिर है उनको तहकीकात के लिए फॉरेन जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। अच्छा फवाद, एक अहम सवाल कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे जी 20 लोग भी नहीं आ सकते, अगर वो चाहें तो 20 लोगों को भी आप लोग नहीं ला सकते हैं, मतलब किसी किस्म का कोई सानेहा मॉडल टाउन खुदा ना ख्वास्ता इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा जिस तरह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बातें होती हैं, कोई गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी शामिल हो, और अगर गिरफ्तार खुदा ना ख्वास्ता वो हो जाते हैं तो ये जो तहरीक है क्या ये रुक जाएगी या मज़ीद ज़ोर पकड़ जाएगी? राना सनाउल्लाह साहब की जो तरबियत है उसमें ये बात मुमकिन है कि वो प्लान कर रहे हों तशद्दुद का, रोकने का, करने का। लेकिन सर, देखने वाली बात यह है कि आप लेट से आज पीटीआई की लीडरशिप को गिरफ्तार करेंगे, इमरान खान को मुझे नहीं लगता कि कैपेसिटी है गिरफ्तार करने की। चले बाकी लीडरशिप को गिरफ्तार करेंगे, मुझे करेंगे, अलीम को करेंगे, सद उमर को करेंगे, शाह साहब को, परवेज खट्टक को, असद कैसर साहब, इन लोगों को आप अरेस्ट भी करेंगे। आप मुझे बताइए, सोसाइटी में तकसीम बढ़ेगी या कम होगी? यकीनी तौर पे बढ़ेगी। तो मुझे अब बताइए कि क्या पाकिस्तान में तकसीम कम करने की जरूरत है या बढ़ाने की जरूरत है? यानी राना सनाउल्लाह साहब जैसे कम करने की, अनफॉर्चुनेटली जिनको बड़ी कुर्सियों के ऊपर छोटे लोग बैठ गए हैं, इनकी अगर आप गुफ्तगू बात करेंगे तो उनके लिए तो शायद लाशों के ऊपर भी वजारतें लेना एक प्रेफर्ड मोड होगा, वो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो अक्ल रखने वाले लोग हैं, जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, उनको ये सोचना होगा कि क्या हमने पाकिस्तान में उस नहज पे लेके जाना है जहाँ पे लाशों के ऊपर सियासत हो, या आप लाशों के ऊपर पाँव रख के कि अपने आप का अपना कद बड़ा करेंगे? जाहिर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो करेंगे, राना सनाउल्लाह इसका इंतशार की तरफ जाएंगे, उनको फिर लोगों के गुस्से का भी अंदाजा नहीं है। उन्होंने पहले 3-4 दफ़ा जो मार खाई है वो एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, इनसे मार खाई है, अभी तक उन्होंने लोगों की मार नहीं खाई, और मेरा ये ख्याल है उन्हें बचना चाहिए। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, बोल के प्लेटफॉर्म से आप अपने पीटीआई के कारकुनान को कोई पैगाम देना चाहें? एक तो मैं बोल कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से इन्होंने इस सारे बहरान में एक स्टैंड लिया और जो धमकियाँ और जो प्रेशर्स का आप लोगों ने मुकाबला किया, उसके ऊपर जो है मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ।
और इंशाअल्लाह ताला आप इस जदोजहद में, हकीकी आज़ादी की जदोजहद में, जिस तरह से मीडिया के उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने स्टैंड लिया, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा इंशाअल्लाह ये है कि ये लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो आ रही है 20 तारीख को इंशाअल्लाह। आप 20 और 29 के दरमियान तैयारी पकड़ें और हकीकी आज़ादी के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख करें। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आत होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मर्दान जलसे में अवाम का कैसे खून गरमाया गया, और इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान और हुकूमत की बेहिस्सी पर। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे मर्दान जलसे में अवाम का कैसे खून गरमाया गया, और इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान और हुकूमत की बेहिस्सी पर। और यह भी बात होगी कि हुकूमत एक बार फिर से ज़ाती फ़ायदे के लिए भारत से तिजारत करने का क्यों सोच रही है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। एक बड़ी कंपनी को मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी इंतहाई काबिल शख्स की तलाश थी, लेकिन पेंट कोट पहने हुए आला तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के दर्जनों इंटरव्यूज़ के बावजूद कोई भी उम्मीदवार ये नौकरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अच्छा, इसकी ख़ास वजह ये थी कि कंपनी का मालिक जो पैनल था ना इंटरव्यू लेने के लिए, उसमें खुद भी बैठता था, और जब पैनल के दीगर मेंबरान अपने सवालात मुकम्मल कर लेते तो मालिक आखिर में हर उम्मीदवार से एक सवाल ज़रूर पूछता कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे ख़ास बात क्या होती है। अब इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीदवार दुरुस्त जवाब नहीं दे पाता, और यूँ कंपनी का मालिक हर जवाब पर गैर तसल्ली बख्श अंदाज में खामोश हो जाता और उम्मीदवार को जाने का कह देता। अच्छा, पैनल के दीगर जो मेंबरान हैं, एक तो इंटरव्यू कर करके तंग आ चुके थे, थक गए थे, दूसरा वो इस तजस्सुस में थे कि आखिर कंपनी के मालिक के नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की ख़ास बात है क्या हो सकती है वो ख़ास बात जो कोई भी नहीं बता पा रहा। खैर, एक रोज़ आम से हुलिये वाला नौजवान इंटरव्यू देने आ गया। अब उसे देखकर पैनल के मेंबरान तंजिया अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हो कि इतने बड़े बड़े लोग ये इंटरव्यू पास नहीं कर सके, तो ये आम सा इंसान कहाँ सेलेक्ट हो पाएगा। अच्छा, नौजवान ने पैनल के सवालात के इंतहाई एतमाद से जवाब दिए, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने वही अपना फेवरेट सवाल पूछा कि ये बताएं कि एक अच्छे मैनेजर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी या खूबी क्या होती है। नौजवान ने सवाल सुनकर मालिक की तरफ देखा और बड़े एतमाद से मुस्कुरा कर कहा कि सर, अच्छा मैनेजर वही होता है जो कंपनी के मामलात को कंपनी के मालिक से भी ज़्यादा बेहतर जानता हो, बेहतर समझता हो, और जिसके होते हुए मालिक बराए नाम मालिक ही कहलाए। अभी अजीबोगरीब जवाब सुनकर पैनल मेंबरान चौंक गए, लेकिन मालिक ने मेंबरान को खामोश रहने और इंतज़ार करने को कहा। फिर मुस्कुराकर नौजवान से मुखातिब होकर कहा, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, लेकिन ये बात आपने किससे सीखी। पैनल मेंबरान हैरत से एक दूसरे के मुंह देखने लगे। नौजवान ने मुसलसल खुद एतमादी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, अपने घर से सीखी। और घर में अब आप पूछेंगे किससे सीखी? वालिदैन से सीखी, अपने वालिदैन से सीखी। पैनल मेंबरान नौजवान की बात गौर से सुनने लगे। नौजवान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हम बहन भाइयों ने अपने वालिद को अपने घर के सरबराह का दर्जा दिया, और 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि वो कंपनी के मालिक थे। घर भर की किफ़ालत उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन घर को चलाना किसी मैनेजर का काम था। किसके कपड़े कहाँ टांगे हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं, इस्त्री करके कौन देगा, सबके मनपसंद खाना बनाना और बनाकर फिर सामने रखना, फिर बर्तन धोना किसकी जिम्मेदारी है। ये सब मैनेज करने वाली मेरी अम्मी थी। वो शानदार मैनेजर थी। कभी भूल कर भी अब्बा जी से पूछ लेते कि हमारी फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है, तो डांट कर कहते, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो। तभी हम अक्सर अपने अब्बा जी को छेड़ते हुए कहा करते थे कि आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं, आपसे कहीं ज़्यादा तो अम्मी घर को जानती हैं, समझती हैं, मैनेज करती हैं। और फिर अब्बा जी भी हंसकर एतराफ़ किया करते थे कि हाँ, अम्मी के होते हुए उन्हें कभी किसी भी बात की फ़िक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक ही ठीक हैं। बस सर, इसलिए मेरे नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की भी शायद यही तारीफ़ है कि कंपनी मालिक ने तहसीन आमेज़ निगाहों से नौजवान को देखा और फिर कहा कि मुझे भी ऐसे ही मैनेजर चाहिए जिनके होते हुए मैं बराए नाम मालिक और बेफिक्र शख्स बन जाऊँ। अब ये कहकर कंपनी मालिक ने नौजवान को मैनेजर की पोस्ट के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और पैनल के मेंबरान खड़े होकर तालियां बजाने लग गए। अब इस कहानी का पहलू ये है कि एक तो ये कि दूसरों को कायल करने के लिए रटी रटाई, घिसी पिटी, किताबी बातों का सहारा लेने की बजाय सादा अल्फाज, फितरी मुशाहिदात पर मबनी सोच से काम लिया जाए तो ऐसे में आप ज़्यादा इज़्ज़तदार ठहरेंगे। जैसे कि इमरान खान को देख लीजिए, वो अपने मुखालिफिन की तरह पर्चियाँ नहीं पढ़ते बल्कि फिलबदी बोलते हैं।
और जो भी वो बोलते हैं और कहते हैं वो बात सीधा अवाम के दिलों में उतर जाती है। और इमरान खान के पीछे अवाम इसलिए भी खड़ी है क्योंकि उनका अंदाज़े सियासत दूसरे रहबरों की तरह रिवायती नहीं है, बल्कि बहुत मुनफरिद है। दीगर रहनुमा अपने लिए सियासत करते हैं, अपने बच्चों के लिए सियासत करते हैं, बच्चों के लिए, अगली नस्लों के लिए सियासत किए चले जा रहे हैं। उनकी नज़र ज़ाती मुफादात पर है, उनकी सियासत घिसी पिटी होती है, जबकि इमरान खान की सियासत अवाम के लिए होती है, मुल्क की सालमियत के लिए होती है। और यही वजह है कि इमरान खान ने मुल्क और अवाम की खातिर अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। इमरान खान ने आज मर्दान में एक अजीमुशान जलसा किया और इमरान खान ने मर्दान में अपने बयानिए की शमा की रोशनी को भरपूर अंदाज में फैलाया। क्या कहना था कप्तान का, सुनिएगा। इमरान खान ने एक बार फिर अपने मुखालिफिन को मीर जाफर और मीर सादिक से तशबीह दी है, शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश करने वाला करार दिया। उन्होंने अवाम से आइंदा की हिकमत अमली पर खुलकर बात की, मर्दान की अवाम को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए भी तैयार किया। मर्द, खवातीन, नौजवान, बच्चे, हर कोई उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह रहा है। इमरान खान ने मर्दान जलसे में शरीफ खानदान की करप्शन को हाईलाइट किया, किस तरह इनके खिलाफ बैरूनी साजिश का जाल बिछाया गया। इमरान खान ने इस हवाले से भी खुलकर बातें की। इमरान खान ने शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को हमेशा की तरह आड़े हाथों लेते हुए उन पर बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बनने का इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान ने यह भी कहा कि 3 स्टोरेज ने बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की है। जब मुझे साजिश का पता चला, जो रोक सकते थे उनसे रोकने को कहा, उन्हें बताया हुकूमत गई तो बड़ा माशी नुकसान होगा, लेकिन अफसोस कि हम कुछ नहीं कर सके। अच्छा, जैसे इमरान खान ने हमेशा से बगैर किसी खौफ के क्रिकेट खेली और वो इस तरह बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के सियासत भी कर रहे हैं। इमरान खान को कभी भी इस बात का खौफ नहीं रहा कि उनकी हुकूमत चली जाएगी। अब उनकी जान को भी शदीद खतरात लाहक हैं। लाहौर जलसे के वक्त भी उनसे कहा गया कि वो सिक्योरिटी खदशात की बिना पर वीडियो लिंक के जरिए आवाम से खिताब करें, आपको याद होगा। लेकिन इमरान खान ने एक ना मानी, एक ना सुनी और लाहौर में मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड में जाकर एक अजीमुशान जलसे से अजीमुशान खिताब किया और वो अब भी बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाए अगर ये कि इमरान खान अवाम की खातिर अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार हैं तो गलत नहीं होगा। उनके लिए सबसे पहले कौम है, मुल्क है। अच्छा, एक कुर्बानी तो बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी समी इब्राहिम भी दे रहे हैं, बड़ी कुर्बानी, और वो है सच बोलने की कुर्बानी। समी इब्राहिम के हक़ में पाकिस्तान समेत अमेरिका में भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन कह रहे हैं कि समी इब्राहिम की ज़बान बंदी करवाने की कोशिश आज़ादी इज़हार पर हमला है, आज़ादी सहाफ़त पर वार है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है, लेकिन समी इब्राहिम साहब इस सब नाइंसाफ़ी के बावजूद हिम्मत और हौसला नहीं हारे हैं, बल्कि वो अब भी पूरी बहादुरी और जुर्रत के साथ सच का अलम बुलंद करते चले जा रहे हैं। इंशाल्लाह समी इब्राहिम इस सारे मामले में सुरखरू होंगे, क्योंकि हक सच की बात करने वाले को कोई ताकत हरा नहीं सकती। नाज़रीन, अब एक हक सच की बात मैं भी करूँगी, और वो बात यह है कि इस वक्त मुल्क की मईशत अबतर होती चली जा रही है। अगर खुदा ना ख्वास्ता सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है। लेकिन जावेद लतीफ़ को इस बात की ज़ा नहीं है, बल्कि वो तो अब भी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क को आज इस नहज पर पहुंचा दिया। यानी सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर, पीटीआई की हुकूमत पर लगा दें जी, और ख़ुद बरी ज़िम्मा हो जाएँ, किसी चीज़ के लिए जवाब दें। सुने ज़रा जी, तो सुना आपने जावेद लतीफ़ को। बजाय इसके कि हुकूमत मईशत को बेहतर करने के लिए सर जोड़ कर बैठ जाए, इनके पास तो ऐसी बातों का वक्त नहीं होना चाहिए। ज़रा सोचें नाजरीन, वक्त भी होना चाहिए इनके पास ऐसी बातों का कि ये सर उठाकर भी देख सकें। लेकिन हुकूमत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी से काम ले रही। बड़ा वक्त है इन लोगों के पास। ये लोग महंगाई का रोना रोया करते थे और आज महंगाई क्या दोगुनी नहीं हो गई। हुकूमत इसका जवाब देने की बजाय बहाने तराश रही है। अब इस वक्त मुल्क भर में महंगाई में एक हफ्ते के दौरान, सुनिएगा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसको वाकई रिकॉर्ड इजाफा कहते हैं। आटा, गोश्त, घी, जितनी भी जो दीगर अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बरअक्स एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में आटे समेत 28 अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। और अदारे शुमारियात ने इस हवाले से अदाद शुमार भी जारी किए हैं और बताया कि जी हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.49% इजाफा हुआ है। महंगाई के अदाद शुमार जारी करने वाले हुकूमती अदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला, ज़रा सुनते जाइएगा, 20 किलो आटे का थैला 403 रुपये 85 पैसे महंगा हुआ है। जारी अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान बकरे और गाय के गोश्त में
21 रुपये 21 पैसे और 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। अब हालिया हफ्ते जिंदा मुर्गी 33 रुपये 87 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई है। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 7 रुपये 16 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा आलू 2 रुपये 46 पैसे, प्याज 3 रुपये 37 पैसे महंगे हो गए। अब इदारा शुमारियात ने यह भी बताया कि दाल मसूर 10 रुपये 80 पैसे, दाल चना 3 रुपये 80 पैसे, दाल माश 5 रुपये 59 पैसे, दाल मूंग 1 रुपये 62 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चावल, लहसुन, दूध, दही, घी, खुर्दनी तेल भी महंगा हो गया। अब इन एदादो शुमार से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मुश्किल नहीं है लगाना, अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महंगाई किस हद तक हुई और महंगाई किस तरह से गरीब आवाम को हथौड़े मार रही है। लेकिन सितम देखिए कि शहबाज शरीफ समेत उनकी काबीना लंदन बैठी हुई है सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए। अब आप देखिए कि लंदन से खबर आ रही है कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ हुकूमत अपील करने जा रही है। अब नून लीग खुद अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करने को तैयार नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के बयानी को इंतशार करार दे रही है। अच्छा, शेर मज़ारी कह कि नून लीग तहरीक इंसाफ के बयानी को झूठा करार देने की नाकाम कोशिशें कर रही है। शेर मज़ारी का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। सुना आपने शेर मज़ारी को, वह बैरूनी साजिश का पूरा पस मंज़र बयान कर रही हैं कि ऐसे ये सिलसिला इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू हुआ। अच्छा, उन्होंने इस बात पर भी तनकीद की है कि हुकूमत भारत के साथ तिजारत खोलने जा रही है और इसके पीछे उनका अपना ज़ाती मुफाद छुपा हुआ है। नाज़रीन, ये बात सबको पता है कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भारत के हवाले से इनकी पॉलिसीज़ क्या थी, सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा, आपको याद होगा, वो भी इस बात की गवाही दे चुकी हैं और ये बात हकीकत है कि नवाज शरीफ ने कभी भी कुलभूषण यादव नामी दहशतगर्द जासूस का नाम तक नहीं लिया, नाम तक लेना पसंद नहीं किया और ना ही उनकी खारिजा पॉलिसी में कश्मीर का मुकदमा लड़ना शामिल था। बच्चा बच्चा ये बात जानता है और ये भी सबको पता है कि नवाज शरीफ के भारत में कारोबारी मुफादात हैं, इसलिए शेर मज़ारी की बातों में वज़न है, वज़न है, वज़न है। भारत से तिजारत उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है अगर भारत कश्मीर के हवाले से मामले को आगे बढ़ाने में रजामंदी जाहिर करे। अब जाहिर है कि इमरान खान की पॉलिसीज़ अमेरिका के अलावा भारत को लेकर भी वाज़ेह थी, बड़ी क्लियर थी। वो भारत से ताल्लुकात चाहते थे, लेकिन भारत से मकबूजा कश्मीर पर बात करना चाहते थे, मकबूजा कश्मीर का मसला हल करना चाहते, जो भारत को कबूल नहीं था। और यही वजह थी कि भारतीय मीडिया ने अदम एतमाद की तहरीक की पूरी कवरेज की। क्यों की कवरेज, ये भी बच्चा बच्चा जानता है। अब हुकूमत बदल चुकी है लेकिन मुल्क के हालात नहीं बदले, बल्कि मजीद ख़राब हो गए। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि मैंने न्यूट्रल्स को बताया था कि अगर हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कामयाब हुई तो माशी बहाली जो है वो डूब जाएगी, और ऐसा ही हुआ। साबिक स्पीकर असद कैसर साहब वो भी बैरूनी साजिश के हवाले से कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चलाइएगा टीम। सुना आपने असद कैसर साहब को, वो कह रहे हैं कि जी खैबर से लेकर सिंध और सिंध से लेकर पंजाब और बलोचिस्तान तक लोग ये जानते हैं कि बैरूनी साजिश हुई है। असद कैसर ने यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ को दावत दी कि मरासला देखें, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। कौमी सलामती कमेटी ने साजिश की तायद की, किसी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं है, बैनुल-अक़वामी ज़वाबित पर अमल करना चाहिए, हमें अदलिया और अदालत उज़्मा पर मुकम्मल एतबार है। मेरी तरफ से डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस मामले का क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान का बैरूनी साजिश बयानिया अवामी रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है और इसीलिए अब इमरान खान ने कल सियालकोट में सियासी दंगल लगाने का ऐलान कर दिया और इमरान खान ने सियालकोट की आवाम को भी तैयार रहने का कह दिया। ज़रा देखिए, सुना आपने इमरान खान को। अब इमरान खान रिवायती सियासत को शिकस्त देकर मुनफरिद और अवामी सियासत कर रहे हैं और वह बैरूनी साजिश रचाने वालों और उनके अलाकारों को ललकार रहे हैं कि अब साजिशों का ये खेल नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।